उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस कांस्टेबल अर्चना रावत, जिसने अपने परिवार को बताया कि वह एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच के लिए जा रही है, कुछ ही दिनों बाद हापुड़ के एक कुएं में मृत पाई गई। उसकी मौत के पीछे छिपे राज ने पुलिस को एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराया जिसमें विश्वासघात और साजिश का जाल था। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यह बात 2012 की है। अर्चना रावत अपने परिवार के साथ लखनऊ के विभूति खंड इलाके के विजयपुर गांव में रहती थी। अर्चना का परिवार उनके भाई कमलेश, हरीश और सुरेश के साथ पूरा होता था। वह अपनी भाभी रानी को भी बहुत मानती थी और उनके साथ उनके रिश्ते बेहद अच्छे थे। अर्चना को पहले पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात किया गया था। बाद में उनकी तैनाती विभूति खंड थाने में की गई, लेकिन उन्होंने वहां कार्यभार नहीं संभाला। इसके चलते उनकी ड्यूटी लखनऊ पुलिस लाइन में लगा दी गई। 15 दिसंबर 2015 को अर्चना ने अपने परिवार को बताया कि वह एक हत्याकांड की जांच के सिलसिले में पुलिस टीम के साथ लुधियाना जा रही है। दरअसल लखनऊ में बने एक 5 स्टार होटल के मैनेजर नमन की हत्या हो गई थी। पुलिस हत्या के खुलासे के लिए हाथ पैर मार रही थी। इस हाई प्रोफाइल केस के बारे में लखनऊ में हर किसी को पता था। अर्चना के घर वालों को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि वह लुधियाना जा रही है। यह हाई प्रोफाइल केस पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बन चुका था। इस चर्चित मामले की वजह से घर वालों को यकीन हो गया कि अर्चना एक अहम मिशन पर है। लेकिन 19 दिसंबर 2015 को हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के नया बांस गांव के कुएं में एक महिला की लाश मिलने से मामला उलझ गया। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पहचान करना मुश्किल था। हापुड़ पुलिस को मौके पर एक ATM कार्ड मिला, जिससे पता चला कि वह लाश अर्चना रावत की है। यह खबर अर्चना के परिवार पर बिजली बनकर गिरी। अर्चना, जो लुधियाना जाने की बात कहकर घर से निकली थी, हापुड़ के कुएं में मृत पाई गई। जब अर्चना की मौत की खबर उनके परिवार को मिली तो वे हैरान रह गए। उनके घर वालों का कहना था कि अर्चना ने खुद बताया था कि वह नमन हत्याकांड की जांच के लिए लुधियाना जा रही है। फिर वह हापुड़ के कुएं में कैसे पहुंच गई? यह सवाल हर किसी को उलझा रहा था। अर्चना की मौत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। परिवार का कहना था कि वह नमन वर्मा हत्याकांड की जांच में पुलिस टीम के साथ दबिश पर गई थी। यह सुनकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया। SISP के मुताबिक अर्चना ने 16 दिसंबर को लखनऊ पुलिस लाइन में अपनी सैलरी ली थी। उसके बाद वह कहां गई, किससे मिली और किन हालात में उसकी मौत हुई, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पुलिस का इनकार और परिवार का आरोप दोनों ने मामले को उलझा दिया था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। क्या अर्चना की मौत नमन हत्याकांड से जुड़ी थी या यह कोई अलग ही कहानी थी? पुलिस ने अर्चना रावत की मौत की जांच शुरू की तो सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली। इस जांच में एक बड़ा सुराग मिला। अर्चना की आखिरी कॉल सिपाही प्रदीप को की गई थी। यह पता चलते ही पुलिस ने प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रदीप ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने कबूल किया कि 16 दिसंबर को वह अर्चना से मिला था। दोनों के बीच कुछ बात हुई थी, लेकिन उसने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उसकी मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस के लिए बिना सबूत किसी पुलिस वाले पर सख्ती करना आसान नहीं था, इसलिए पुलिस ने प्रदीप की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। जांच में पता चला कि जिस जगह अर्चना की लाश मिली थी, उसी लोकेशन पर प्रदीप की मोबाइल लोकेशन भी दर्ज हुई थी। यह जानकारी पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। इसके अलावा पुलिस को इलाके के CCTV फुटेज भी मिले, जिसमें प्रदीप और अर्चना को एक ही समय पर वहां देखा गया। इन सबूतों के आधार पर प्रदीप को एक बार फिर थाने बुलाया गया। जब पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल्स, लोकेशन और CCTV फुटेज पेश किए तो वह घबरा गया। उसकी चालाकी और झूठ लंबे समय तक नहीं टिक सके। इस आमने सामने के बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। पुलिस को यकीन था कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। जब प्रदीप को पुलिस ने ठोस सबूतों के साथ घेरा तो आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया
उसने न केवल अर्चना की हत्या की बात मानी, बल्कि एक कहानी सुनाई जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। प्रदीप उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के गांव दुजाना का रहने वाला था। साल 2012 में वह उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती हुआ। उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ जिले के थाने में हुई। लखनऊ में जब मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम की शुरुआत हुई तो प्रदीप की ड्यूटी वहीं लगाई गई। यहीं उसकी मुलाकात अर्चना रावत से हुई। अर्चना मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों को बहुत अच्छे से संभालती थी। अर्चना की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। इस कारण दोनों के बीच अलगाव हो गया और अर्चना अकेली ही रहने लगी। इस कठिन दौर में वह मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम में अपने काम में पूरी तरह से डूबी रही। यहाँ प्रदीप और अर्चना के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदीप, जो अक्सर अर्चना के घर जाता और वहां आराम से समय बिताता था, धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। वह अर्चना के परिवार के सदस्य की तरह ही वहां रहने और खाने पीने लगा था। यह करीबी दोस्ती जल्द ही एक गहरे रिश्ते में बदल गई। अर्चना ने प्रदीप को अपने जीवन साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। हालांकि प्रदीप ने कभी अर्चना को यह नहीं बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा था। जब अर्चना ने एक दिन प्रदीप से अपनी शादी की बात चलाई तो प्रदीप को सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसने अर्चना को समझाया कि वह पहले से शादीशुदा है। इस छिपी हुई सच्चाई ने दोनों के रिश्ते में एक खामोशी पैदा कर दी, जो बाद में विवाद और मतभेदों की वजह बनी। तभी प्रदीप के 5 साल के बेटे की तबीयत खराब हो गई। प्रदीप ने यह बात अर्चना को बताई और घर जाने के लिए कहा, लेकिन अर्चना को लगा कि वह बहाना बनाकर घर जा रहा है। अर्चना ने प्रदीप को धमकी दी कि अगर वह घर गया तो वह उसके खिलाफ शोषण का मुकदमा दर्ज करवा देगी। बदनामी के डर से प्रदीप ने घर जाने का विचार टाल दिया, लेकिन बीमारी के चलते प्रदीप के बेटे की मौत हो गई, जिससे वह गहरे दुख में डूब गया। अब प्रदीप हर हाल में अर्चना से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अर्चना ने प्रदीप से उसकी पत्नी और परिवार के मोबाइल नंबर ले लिए और उन्हें भी फोन करके धमकी देने लगी। अब वह पूरी तरह से प्रदीप को मानसिक रूप से परेशान करने पर उतर आई थी। कोई रास्ता न देख प्रदीप ने अपना तबादला लखनऊ से मुरादाबाद करवा लिया था, जहां उसे पुलिस लाइन में तैनाती मिल गई। प्रदीप को उम्मीद थी कि यहां जाकर वह अर्चना से पूरी तरह से दूरी बना सकेगा, लेकिन अर्चना का पीछा अब भी उसे नहीं छोड़ने वाला था। मुरादाबाद तबादला होने के बाद भी अर्चना ने प्रदीप से संपर्क बनाए रखा और उसे मानसिक रूप से परेशान करने का सिलसिला जारी रखा। वह लगातार प्रदीप पर दबाव बना रही थी कि वह उसे अपने माता पिता से मिलवाए। 15 दिसंबर 2015 को अर्चना ने लुधियाना जाने का बहाना बनाकर घर से निकलने का फैसला किया। उसने अपनी स्कूटी चारबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी की और दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़कर 16 दिसंबर 2015 की सुबह मुरादाबाद पहुंच गई। प्रदीप ने अर्चना को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में ठहराया। दोनों रात भर होटल में रहे, जहां प्रदीप उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि वह अपने माता पिता से मिलने की बात छोड़ दे, लेकिन अर्चना किसी भी कीमत पर प्रदीप के गांव जाना चाहती थी। उसका मन था कि प्रदीप के माता पिता उसे अपना समर्थन दें, जिससे प्रदीप अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने लगे। 17 दिसंबर 2015 को ड्यूटी के बाद प्रदीप ने अर्चना को अपनी मोटरसाइकिल से गांव ले जाने का फैसला किया। रास्ते में भी प्रदीप उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अर्चना किसी भी तरह इस विचार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब वे सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव नया बांस के पास पहुंचे तो प्रदीप ने अचानक अपनी मोटरसाइकिल को हाईवे से मोड़कर नहर की पटरी पर ले लिया। गन्ने के खेत के पास पहुंचते ही उसने अर्चना को मोटरसाइकिल से उतरने को कहा और उसे थप्पड़ मारा। जब अर्चना ने इसका विरोध किया तो प्रदीप ने पास में पड़े एक डंडे से बेरहमी से उसे पीटा और मार डाला। मौत के बाद प्रदीप ने डंडा दूर फेंक दिया और अर्चना की लाश को पास के एक कुएं में डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। हत्या के बाद प्रदीप मुरादाबाद लौट आया और उसने अर्चना का मोबाइल फोन और पर्स अपने पास रख लिया। मुरादाबाद आकर
प्रदीप ने अर्चना का मोबाइल फोन बंद करके एक बैग में रखा और उस बैग को लखनऊ जाने वाली ट्रेन में रख दिया। प्रदीप का विचार था कि जब अर्चना के घर वालों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तो पुलिस फोन नंबरों को ट्रैक करेगी। वह चाहता था कि बैग में रखा फोन किसी और के हाथ लग जाए ताकि पुलिस उसे ट्रैक करे और इस दौरान प्रदीप के खिलाफ कोई भी सुराग न मिले। लेकिन प्रदीप से एक बड़ी गलती हो गई। उसने अर्चना का जैकेट मौके पर ही छोड़ दिया था। उस जैकेट की जेब में पुलिस को एटीएम कार्ड मिला, जिससे पुलिस को अर्चना की पहचान करने में मदद मिली। जैकेट की खोज से पुलिस को यह स्पष्ट हो गया कि शव अर्चना का था और वह प्रदीप तक पहुंचने में कामयाब हो गई। प्रदीप को अर्चना की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया और जब अदालत में उसका मुकदमा चला तो उसे हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के अलावा प्रदीप के जीवन में आने वाला नुकसान भी बहुत बड़ा था। पहले ही एक परेशान और मानसिक दबाव में रहने वाला प्रदीप अब जेल में सजा काटने का सामना कर रहा था। उसकी नौकरी खत्म हो गई थी और पुलिस विभाग में उसकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। साथ ही प्रदीप के परिवार को भी काफी सामाजिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक पुलिस वाले के रूप में उसकी भूमिका ने परिवार पर बहुत नकारात्मक असर डाला। अर्चना की हत्या से न केवल प्रदीप की जिंदगी बदल गई, बल्कि अर्चना के परिवार के लिए भी यह एक अपूरणीय क्षति थी। अर्चना का जीवन और उसकी उम्मीदें अचानक खत्म हो गईं और उसके परिवार को इस दर्दनाक हादसे के बाद कभी भी भरपाई नहीं हो सकी। अर्चना के परिवार ने न्याय की उम्मीद में अदालत की तरफ देखा और इस तरह की घटना से समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश किया। इस केस ने यह भी साबित किया कि रिश्तों की गलतफहमी और मानसिक तनाव किसी भी व्यक्ति को खतरनाक फैसलों की ओर ले जा सकते हैं और इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं। जय हिंद।